आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जल है तो कल है। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। बटन मशरूम की खेती से बदली किसान की किस्मत। दुनिया भर में लोग लगातार गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। दुनिया भयंकर सूखे की चपेट में है और जो पानी उपलब्ध भी है वो किसी काम में लेने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन जल का संकट लोगों के जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है और यदि बात अपने राज्य की करे तो यहाँ पानी की कमी और भी गंभीर है। पीने के पानी के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और महिलाओं का अधिकांश समय पीने के पानी को लाने में ही लग जाता है और बहुत सी जगह तो कुएं, झीलें, तालाब और नदियां सूख गए हैं या सूखने की कगार पर है। पूरी दुनिया में लगातार पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए हर साल विश्व भर में सभी देशों में जल के संरक्षण, उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस विश्व जल दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है, देखिए विश्व जल दिवस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज दिनों दिन जो पानी है वो नीचे धरातल पे गिरता जा रहा है। उसी का मेन कारण है क्योंकि अपने स्वयं है इसका दोहन जिस तरीके से किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर इसी तरह करते गए तो आगे वाली पीढ़ियों के लिए जल के लिए तरसना पड़ेगा। जैसे पहले काफ़ी नदियाँ, नाले सब कुछ बहते थे, पानी प्रचुर मात्रा में होता था और अब धीरे धीरे ये आती जा रही है कि पानी बोतलों के अंदर बिकने लग गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर पानी के लिए अपने को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपन देखा जा रहा है काफ़ी क्षेत्र है जो सूखा पड़ा हुआ है, जिसको अपनी भाषा में बोले डार्क जोन घोषित किया जा रहा है। अगर इसी तरह से दोहन होता रहा तो आने वाले समय में शायद राजस्थान में तो काफ़ी कमी हो जाएगी। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। दुनिया विकास की राह पर चल तो रही है, लेकिन स्वच्छ जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने योग्य जल की कमी के कारण ही जल से होने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता, जिसका परिणाम आज जल संकट के रूप में सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है उसकी सबसे पहले जो इसके बारे में विश्व के बारे में जो जल की कमी उसके बाद सोचा गया था। रियो दे जनवरी में 1993 में सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रकृति में पाए जाने वाले जल को संरक्षित करने के बारे में काफ़ी सोच विचार करके और इसी दिन को चुना गया था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके बाद 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर साल लोगों के बीच जल का महत्व, जरूरत और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग थीम के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जहाँ तक पृथ्वी के ऊपर पानी के अस्तित्व का सवाल है, 71% जो पृथ्वी का पूरा एरिया है उसके अंदर पानी है। उसमें से भी करीबन 97% महासागरों से गिरा हुआ है। उसमें से 3% जो पानी है जो पूरी जनता या अपने जीव जंतुओं को पीने के लिए उपलब्ध है, उसी को बचाए रखने के लिए अपने कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं।
आए दिन हम पानी बचाने के कई स्लोगन सुनते आ रहे हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है जीवन का आधार, कभी ना समझो इसे बेकार। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका दूसरा कोई विकल्प। जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। जल है जीवन का सोना, इसे कभी नहीं खोना। जल है जीवन के लिए अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। पानी की इस महत्ता को देखते हुए सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडारण करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाई जाएं और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। वहीं जंगलों का कटान होने से दोहरा नुकसान हो रहा है। पहला ये कि वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पाती और दूसरा भूमिगत जल सूखता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण जंगल और वृक्षों के अंधाधुंध कटान से भूमि की नमी लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना जरूरी है। जिस प्रकार से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया है, या भारत सरकार ने उसको श्री अन्न की उपाधि दी गई है, उसको भी अगर लिया जाए तो उसमें भी काफ़ी पानी की बचत होती है। क्योंकि जिस परिवेश में अपन राजस्थान को देखें तो इसके अंदर बाजरा और अपने ज्वार, मक्का, रागी ये चीज़ें मुख्य होती हैं। तो बाजरे की फसल में अन्य फसलों की बजाय, जैसे उत्तर प्रदेश या अपने बूंदी एरिया में गन्ने की फसल होती है, वहाँ करीब 2000 mm से ऊपर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि बाजरे को 400 से 500 mm में भी बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसलिए जिस प्रकार से सरकार का मिशन है, उसकी उपयोगिता है, उसके अनुसार अपने को भी मोटे अनाज के ऊपर जोर दिया जाए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम तभी आएंगे जब सब अपन सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। खेत और खाली जगहों पर छोटे तालाब, डोभा का निर्माण कर सकते हैं। पहाड़ी और खेत से बहकर बर्बाद होने वाले वर्षा जल को विभिन्न प्रकार के डैम बनाकर रोका जा सकता है। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखर या डोभा बनाएं, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा, इसमें भूजल स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हम सभी को इस विश्व जल दिवस पर प्रण लेना होगा कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं और पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के उपाय को अपनाएं। तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीक को अपनाने की भी बहुत आवश्यकता है, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। उसके साथ साथ ड्रिप के अंदर मल्च भी लगाई जाती है, जो कि पानी को इवपोरेशन रोकती है। उसको भी अगर रोका जाए, उसके डबल फायदे होंगे। एक तो पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ उसमें जो खरपतवार होते हैं वो भी नहीं लगते, और साथ साथ जितने भी घुलनशील तत्व दिए जाते हैं वो भी सीधे मिल जाते हैं। इसलिए एक साथ 3 फायदे होते हैं। साथ ही साथ किसानों से ये भी अनुरोध करेंगे कि कम पानी वाली, जिसमें कम सिंचाई चाहिए, इस तरह की फसलें बोनी चाहिए। आजकल वैज्ञानिक काफ़ी तरह की किस्में विकसित कर रहे हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, साथ साथ उनको कम पानी भी चाहिए। इसलिए सभी किसान भाइयों से विशेष रूप से ये निवेदन करूँगा कि आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए ये सोचे कि जल ही जीवन है। इसलिए आज विश्व जल दिवस पे आप ये प्रण लें कि हम आगे की पीढ़ियों के लिए पानी बचा के रखेंगे और कम से कम पानी का उपयोग करेंगे। यही हमारा संकल्प रहना चाहिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मशरूम उत्पादन किसानों के लिए अधिक आमदनी कमाने का जरिया बन गया है और इसे किसान बहुत कम लागत में आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सफल किसान शंकर कुमार से मिलवाने वाले हैं जो अपने परिवार के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं सबसे पहले ट्रेनिंग लिया, इस बटन मशरूम का उत्पादन किए हैं। मेरा रूम का साइज है 15 बाई 10 का है। इसमें से बेड तैयार किए हैं 3 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा का। ये रो में है जो कि 3 रो एक तरफ और 3 रो दूसरी तरफ करके बनाए हैं। बटन मशरूम के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग होता है 1 महीना का होता है। हम सबसे पहले सितंबर में 1 महीना का, सितंबर से अक्टूबर ट्रेनिंग लिए। उसके बाद तुरंत ही अपना बटन मशरूम लगाने के लिए तैयारी में जुट गए। जैसे जैसे वहाँ करते गए वैसे वैसे मैं अपना घर में तैयारी करते गया। धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग भी ख़त्म हुआ और इधर मेरा कंपोस्ट भी बन के तैयार हो गया। कंपोस्ट तैयार होने के बाद में मैं बिजाई तुरंत कर दिया, जो कि सर लोग के संपर्क के साथ ही मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस बार तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, लेकिन अगले बार सीख गए हैं तो अगले बार बृहद रूप में, बड़े रूप पैमाने पर बटन मशरूम का मैं खेती करेंगे। ये किसान ट्रेनिंग के बाद पहली बार लो कास्ट तकनीक में बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। 10 गुना 15 मीटर के कमरे में 5 क्विंटल कंपोस्ट पर बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। मेरा बटन मशरूम का खेती जो कि 10 बाई 15 का रूम में है, इसका मैं कंपोस्ट बनाने, बांस बल्ली रेक बनाने में और जो केसिंग वगैरह जो करने में 15,000 का खर्चा लगा है। अब इसका में जो मेरा मुनाफा हो रहा है, अभी तो 1.5 कुंटल निकल चुका है और 200 रुपये किलो के हिसाब से 1.5 कुंटल का करीब 30,000 हो जाता है और 1.5 महीना हुआ है। तो 1.5 महीना इसका 3 महीना का चलता है, निकलते रहता है। जब तक गर्मी ना पड़े तब तक ये निकलेगा। मतलब मार्च में जितना पूरा मार्च यदि गर्मी ना आता है तो पूरा मार्च तक निकलेगा। यह मशरूम बिजाई करने के लगभग 35 से 38 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और लगातार 2.5 से 3 महीनों तक उपज मिलती रहती है। अभी तक ये 1.5 क्विंटल उपज ले चुके हैं, यानी 1 क्विंटल कंपोस्ट से अभी तक का औसतन 30 किलोग्राम उपज ले चुके हैं। अभी फसल चल रही है और इनका मानना है कि 1.5 क्विंटल उपज अभी और मिलेगी। रोज 4 केजी 5 केजी के हिसाब से निकलते रहता है। सप्ताह में लगभग 5 दिन तो मैं तोड़ाई कर रहा हूँ। 1.5 कुंटल अभी निकल चुका है और 1.5 कुंटल और निकलेगा। अभी 30,000 का बेच चुके हैं और 30,000 का बेचाने का उम्मीद है, जिससे कि 60,000 का बिक जाएगा। अब इससे जो फ़ायदा होता है सब खर्चा काट के, वो लगभग 45,000, 40 से 45,000 का शुद्ध रूप से मेरा लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से इनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से 1 क्विंटल कंपोस्ट से 60 किलोग्राम तक की उपज ले रहे हैं। अब 5 क्विंटल कंपोस्ट से लगभग 300 किलोग्राम तक उपज की पूरी संभावना है, जिससे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60,000 रुपए की आमदनी होगी। अब 15,000 रुपए लागत को हटा दिया जाए तो 5 क्विंटल कंपोस्ट से 45,000 रुपए की शुद्ध आय बहुत ही अच्छी आय है। इस बार तो छोटे रूप में किए हैं, ट्रेनिंग था इसलिए देखने के लिए। अब इसे हम पूरी तरह से सीख गए हैं, जो कि अगले बार बड़े पैमाने पर करेंगे। जो अभी एक रूम में कर रहे हैं, अगले बार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस बार 2023 में किसान मेला में मुझे सम्मान पुरस्कार भी मिला है। किसान मेला एग्रोटेक के द्वारा सम्मान पुरस्कार भी मिला है।
मशरूम के अच्छा उत्पादन के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बटन मशरूम की आज काफी मांग है। आप भी अगर उगाना चाहते हैं तो पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लो कास्ट तकनीक में बटन मशरूम उत्पादन का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इसका उत्पादन करने से पहले आप कृषि संस्थाओं से संपर्क करके ट्रेनिंग जरूर लें। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी उत्पादन की तकनीकों, विशेषज्ञों और सफल किसानों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, कटहल की बागवानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके बागों की ज्यादा देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कटहल का उपयोग आमतौर पर लोग सब्जी, अचार बनाने के लिए करते हैं। कटहल की बागवानी किसानों के लिए काफी मुनाफेदार मानी जाती है। तो आप कटहल के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बड़े से। किसान भाइयों नमस्कार। जो आपको ऐसे फल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसे कि फल भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है और काफ़ी लोकप्रिय है। यह फल है कटहल, जिसे कि जैक फ्रूट कहा जाता है, जो कि अधिकतर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जैसे कि अचार वगैरह में होता है। कटहल की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। इसकी बागवानी के लिए ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। कटहल के फल को कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार से उपयोग करते हैं, लेकिन सब्जी में इसका स्थान ज्यादा है। इसके बागों की सही से देखभाल करें तो कटहल का अधिक पैदावार ले सकते हैं। कटहल के बारे में निंदाई गुड़ाई भी जैसे सभी फलों में करते हैं, वैसे ही कटहल में भी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद से 1 वर्ष तक पौधों की अच्छी देखरेख करनी चाहिए। पौधों के थालों में समय समय पर खरपतवार निकालकर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ ही पौधों को रोपाई की शुरुआत में कुछ वर्ष तक सर्दी के मौसम में 15 दिनों के अंतराल पर और गर्मी के मौसम में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर पौधा बड़ा हो गया है तो गर्मी के दिनों में प्रत्येक 15 दिन में तथा सर्दी के मौसम में 1 महीने में सिंचाई करना चाहिए। साथ ही नवंबर से जनवरी माह तक कटहल के पौधों में फूल आने लगते हैं, इसलिए इन महीनों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। पोषण प्रबंधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसानों की काफ़ी समस्या होती है कि कटहल में फल नहीं लगते। किसान क्या करता है, कटहल लगा देता है, उसके बाद में उसमें कोई भी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करता है, तो इस कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी आती है और साथ में फलन नहीं आता है। पौधे 10 वर्ष के हो जाएं, तब उसमें 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष जुलाई अगस्त में देते रहना चाहिए। नए पौधों में 3 वर्ष तक उचित ढांचा देने के लिए काट छांट करते रहना चाहिए और कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगाएं एवं ढांचा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि तने पर 2 मीटर ऊंचाई तक किसी भी शाखा को नहीं निकलने दें। उसके ऊपर 3 से 4 अच्छी शाखाओं को चारों तरफ बढ़ने देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर 2 तरीके के फूल आते, नर एवं मादा। तो इसमें जो नर
फूल है वो झड़ जाते हैं और जो मादा फूल है उससे कटहल बनता है। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कटहल जब भी लगाए उसमें एक पौधा नहीं लगाए, साथ में करीब 2-4 पौधे साथ में लगाए, जिससे कि इसमें परागण हो सके और कटहल इसमें फूल जाए। ऐसे तो कटहल के पेड़ में रोग तथा कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुख रोग फल सड़न है। ये रोग राइजोपस आर्टोकार्पाई नामक कवक के कारण होता है। इसका प्रकोप फल की छोटी अवस्था में होता है। इसके कारण कटहल के फल सड़कर गिरने लगते हैं और इस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। तना छेदक कीट लगता है जो कि तने को नुकसान पहुंचाता है, तना खा लेता है और पौधा कमजोर होकर पौधे को सुखाने लगता है। तना बेधक कीट के नवजात पिल्लू कटहल के मोटे तने एवं डालियों में छेद बनाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में मोटी मोटी शाखाएं सूख जाती हैं एवं फसल को प्रभावित करती हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्षेत्र को किसी पतली तार से साफ करके नुबान दवा या केरोसिन तेल की 4-5 बूंद रुई में डालकर गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार से गंध के प्रभाव से पिल्लू मर जाते हैं और तने में बने छिद्र धीरे धीरे भर जाते हैं। मिलीबग कीट फल, फूल एवं डंठलों का रस चूसता है, जिससे फल और फूल झड़कर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मई-जून में बगीचे की जुताई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही पेड़ के तने पर पॉलिथीन बांधकर ग्रीस लगा देना चाहिए। यदि कीट पेड़ चढ़ गए हों तो डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। यदि हम कटहल की बागवानी वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ में अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुराणा, जिला नागौर के कृषक बाबूलाल ने। ये बकरियों को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरियों में कई घातक बीमारियां लगती हैं, जिससे बकरी पालन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि उपचार से बेहतर बचाव ही होता है और इन घातक बीमारियों का बचाव सही देखरेख और टीकाकरण ही है। पीपीआर से बचाव के लिए ऐसे तो हम लोग प्रति 3 साल में पीपीआर का एक बार देने की सलाह होती है, पर आपको हम सलाह देते हैं कि आप प्रत्येक साल पीपीआर की टीकाकरण करें, क्योंकि बहुत सारे नए बकरियां हमारे झुंड में आती हैं, बहुत जन्म लेते हैं, तो उन सबों को अलग करके देना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप प्रत्येक साल इसको कोशिश करें कि पीपीआर की टीकाकरण कर दें। पीपीआर की टीकाकरण अगर अक्टूबर-नवंबर के आसपास में करते हैं, मतलब ठंडा होने से पहले करते हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा कारगर होती है। ऐसे पीपीआर को आप सालों भर कभी भी आप टीकाकरण करा सकते हैं पीपीआर से बचाव के लिए। इसके साथ साथ गोट पॉक्स की भी, आप जो बकरियों का चेचक है उसकी टीकाकरण भी आप साल में एक बार जरूर करें। नेक्स्ट में अगर आप तीसरा डिजीज जो आप सबसे ज्यादा बकरी पालकों को परेशान करता है वो इंट्रोटॉक्सीमिया। तो इंट्रोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण आप में किसी भी महीने पे आप अपना सकते हैं। इन तीनों टीकाकरण को कर लेते हैं किसान भाइयों। तो इसके अलावा भी देखेंगे आपके आसपास में अगर खुरा चपका की होने की संभावना अगर है, दूसरे पशुओं में भी अगर खुरा चपका फैल गया, जैसे गाय भैंस भेड़ वगैरह में फैल गया है, तो आप देखेंगे कि बकरियों में भी आने की संभावना इसकी थोड़ी प्रबल हो जाती है। उस स्थिति में आप अपने बकरियों को खुरा चपका से बचाव के लिए भी टीकाकरण करा सकते हैं। खुरा चपका का जो टीकाकरण होता है ये प्रत्येक 6 महीने पे होता है। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखें, प्रत्येक टीकाकरण के बीच में कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतराल अवश्य रखें। ऐसे 1 महीना का अंतराल रखें तो उससे ज्यादा माने अच्छा हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।